वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा। मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश विशेषांक की इस कड़ी में आज से पहले की क्लासेस में मैंने उत्तर प्रदेश की धरती का ऐतिहासिक महत्व क्या है ये आपके सामने स्पष्ट किया, और उस ऐतिहासिक महत्व को मैंने 3 भागों में आपके सामने विभाजित किया। पहला कि प्राचीन भारतीय इतिहास और उत्तर प्रदेश, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और उत्तर प्रदेश, तथा तीसरा आधुनिक भारतीय इतिहास और उत्तर प्रदेश। इन बिंदुओं के आधार पर मैंने अभी तक की क्लासेस आपको दी। आज की क्लास का जो मेरा अप्रोच होगा वो होगा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक एवं राजनीतिक विवरण। इस हेडिंग के तहत क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, पहले इस बात को ध्यान से समझिए। ये हेडिंग आपके सामने स्पष्ट कर रही है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, भौगोलिक स्थिति में किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ उसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तथा उसके क्षेत्रफल को समाहित किया जाता है, तथा इसका जो राजनीतिक विवरण है उसके तहत आज की क्लास में मैं क्या चीज़ें स्पष्ट करूंगा कि इसके सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से महत्वपूर्ण जिले किन पड़ोसी राज्यों से मिलते हैं। इसी पर आधारित होगी हमारी आज की चर्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला बिंदु हमारे सामने क्या चीज़ होगा। तो बच्चों, इस बात को आप समझो, पहले इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से पहले एक बात आप समझिए कि इसका निर्माण भौगोलिक रूप पर, इसकी अवस्थिति भौगोलिक रूप पर कहाँ पर है हमारे भारत में भूगोल के दृष्टिकोण से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले कभी आपने पढ़ा होगा वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन। इसके तहत आपने देखा होगा कि संपूर्ण पृथ्वी को हम लोग पैंजिया नामक एक भूखंड के नाम से जानते थे, जिसके चारों तरफ पैंथलासा नाम का एक महासागर व्याप्त था। फिर ये पैंजिया टूटता है, ऊपरी हिस्सा अंगारा लैंड कहलाएगा या लॉरेंसिया कहलाएगा, और दक्षिणी हिस्सा हमारा गोंडवाना लैंड कहलाया। इसके बीच में एक ये छिछला सागर, ये छिछली सी भूसन्नति है जिसको हमने टेथिस का नाम दिया था, टेथिस। और टेथिस के अवसादों से ही हिमालय तंत्र का निर्माण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप हिमालय तंत्र की बात करेंगे, तो हिमालय तंत्र ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के तहत बटा हुआ है। तो पहली बात आप समझ लें कि उत्तर प्रदेश की स्थिति शिवालिक की गिरिपादीय स्थिति है, शिवालिक श्रेणी की, यानी उत्तर में हिमालय है और उसकी जो शिवालिक श्रेणी है उसका गिरिपादीय क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश का प्रारंभ है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह शिवालिक के गिरिपादीय क्षेत्र पर स्थित है। अब एक बात ये हो गई, अब ये इसका उत्तरी हिस्सा है, ये उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है ये शिवालिक के गिरिपादीय क्षेत्र पर अवस्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप समझ लो कि शिवालिक के गिरिपादीय क्षेत्र पर भांभर की अवस्थिति पाई जाती है। मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा, भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश के टॉपिक पर इसकी बात मैं करूंगा आपके सामने। पहली बात ये स्पष्ट हो गई कि शिवालिक के गिरिपादीय क्षेत्र पर इसकी उत्तरी अवस्थिति है। उसके बाद देख लें कि इसका जो दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड, जब यहाँ से ये पैंजिया टूटेगा तो आपको पता है कि
इसका उत्तरी प्रवाह होता है ये भूमध्य रेखा की। ये विषय अलग है, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन के टॉपिक पर इसकी गंभीर चर्चा की जाएगी। एक जनरल सा आइडिया आपको ये क्रिएट करना है कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड से टूट करके टेथिस सागर के अवसादों में वलन करते हुए वर्तमान की अवस्थिति पर ये स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझना ये है कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र विंध्यन पर्वत क्रम, विंध्यन पर्वत श्रेणी का है, जो कि प्री कैम्ब्रियन काल, इसका जो दक्षिणी पठार है, किसका, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठार है वो प्री कैम्ब्रियन काल। अब मैं इसको रब करूंगा, प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है मेरे प्यारे बच्चों? विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ये दक्षिणी क्षेत्र इसका विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। और ये विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण दरअसल प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ये जियोग्राफिकल टाइम स्केल एक पूरा चैप्टर है, उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्री कैम्ब्रियन और पोस्ट कैम्ब्रियन के रूप में संपूर्ण कालखंड विभाजित है। और प्री कैम्ब्रियन, अजोइक, प्रोटोरियोजोइक इत्यादि 3 भागों में विभाजित है। तो प्री कैम्ब्रियन कालखंड की विंध्यन क्रम की चट्टानों से इसका दक्षिणी क्षेत्र विस्तृत है। अब एक बात को और आप समझ लें कि इसका अक्षांशीय विस्तार अब हमें समझना होगा। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, मेरे प्यारे बच्चों, अक्षांशीय विस्तार का एक सामान्य अर्थ आप समझिए। पहले आप अपनी ग्लोब में, ये चीज़ तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो फिर इसकी अलग चर्चा करूंगा, लेकिन आप समझ ले, भूमध्य रेखा के समानांतर पृथ्वी पर खींची जाने वाली जो ये रेखाएं हैं, सामान्यतः हम इनको अक्षांश कहते हैं। तो किसी भी स्थान की जो स्थिति है वो एक निश्चित अक्षांश से लेकर एक निश्चित देशांतर तक है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या हुआ कि ऐसे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका कितना है, अर्थात इसका जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है ये, और इसका जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है ये, इन दोनों का अगर अक्षांशीय मापदंड हम निकाल लें तो इसी चीज़ को हम लोग अक्षांशीय विस्तार कहेंगे। तो अब अक्षांशीय विस्तार के तहत आपको देखना क्या है? आपको देखना है कि इसका सबसे निम्नतम बिंदु, अर्थात ये ललितपुर वाला जो क्षेत्र है, इसका सबसे निम्नतम बिंदु कितने अक्षांश पर है और इसका सबसे उच्चतम बिंदु कितने अक्षांश पर है। तो यही वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी? उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक जनरल सा आइडिया देता हूँ, पहले इस बात को आप समझ लें। हमारे ग्लोब में 23.5 डिग्री, यानी जिसको हम लोग 23.5 डिग्री बोलते हैं, 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसमें मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है और इसका जो मेज़रमेंट है 23.5। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि 23 डिग्री और 30 मिनट। मेरे प्यारे बच्चों, ये मिनट क्या है, इस बात को आप समझ लो। डिग्री और मिनट ये अक्षांश और देशांतर के समय हम समझाते हैं, लेकिन आप बात समझो पहले कि जैसे दो अक्षांश हैं। तो
तो अगर मैं मान लीजिए इसको कुछ भी एक कोई भी एक वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैंने कहा इसको 0 डिग्री, इसको 10, तो इनके बीच में 10 डिग्री अक्षांशों की दूरी हो गई। तो अगर 1 और 2 डिग्री के अक्षांश को निकाल लें और इनके बीच की जो छोटी छोटी दूरियां हैं इनको अभिव्यक्त करना होगा, तो इनको हम लोग मिनट से कहते हैं। और ये मिनट समय वाला मिनट और सेकंड नहीं है, ये दूरी का मापन है, डिस्टेंस का मेज़रमेंट है। तो इस मिनट के लिए हम सिंपली लगा देते हैं ऐसा सिंबल ये ऊपर। तो जैसे मान लीजिए 23.5 लिखना है तो 23 डिग्री और 30 मिनट, और इसके आगे हम लोग सेकंड का भी मेज़रमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी वहाँ पर नहीं जाना है। तो 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है वह कर्क रेखा है, और वो कहाँ से गुजरेगा? अब बात समझो आप, एमपी से गुजरता है, तो एमपी के ठीक ऊपर ही तो हमारा यूपी है। तो इसका मतलब एक जनरल सा आइडिया हमारे पास बन जाएगा कि जो कर्क रेखा का अक्षांशीय विस्तार है लमसम लगभग इसी के आसपास हमारी कोई डिग्री दक्षिणी क्षेत्र की होगी, अक्षांशीय डिग्री हमारे पास होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप समझो कि 23 डिग्री 52 मिनट, ये जो इसकी अब स्थिति है 23 डिग्री 52 मिनट। तो अब आप देखा कि 23-30 डिग्री, ये 23-30 डिग्री ये हमारी कर्क रेखा है, और इससे थोड़ा सा ऊपर हमारा ये 23-52 है। तो इसको और अगर हम स्पष्ट कर दें तो इसके सीमावर्ती भाग को छूते हुए ये रेखा निकल जाएगी 23 डिग्री 52 मिनट। 23 डिग्री 52 मिनट का जो विस्तार है वो इसका दक्षिणी विस्तार है। हम लोग 0 डिग्री के ऊपर आ रहे हैं, ये ध्यान रखना है, 0 डिग्री के ऊपर, क्योंकि कर्क रेखा की अवस्थिति हमारे भारत के बीच से गुजरती है। यानी हमारा जो संपूर्ण भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ज्योग्राफी के टर्म में इस बात को आप अच्छे से समझ लें। अब उसके बाद ये एक्सटेंट अगर हमें पता चल गया तो हमें ये भी देखना होगा कि इसका जो नॉर्दर्न एक्सटेंट है वो हमारा कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को समझो, 31 डिग्री 28 मिनट ये जो इसका विस्तार है 31 डिग्री 28 मिनट, 31 डिग्री 28 मिनट। तो 23-52 और 31-28 ये है इसका विस्तार। इन दोनों को अगर आप घटा दें तो आप देखें कि लगभग 7 डिग्री 36 मिनट के आसपास ये चीज़ें आएंगी। अर्थात ये प्रश्न अगर आप किसी से पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है, डैश 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 4 ऑप्शन दे, तो आप अपने दिमाग में पहली डिग्री 7 को दिमाग में रखिएगा और 3 6 फिर अपने आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका अक्षांशीय विस्तार हुआ। तो अक्षांशीय विस्तार में हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि 23 डिग्री और 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट और क्या है से ले करके कहाँ तक 31 डिग्री 28 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझो कि अगला क्रम आता है देशांतरीय विस्तार का। देशांतरीय विस्तार का मतलब पहले समझ लें, ध्रुव से ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को हम लोग देशांतर बोलते हैं। पोल से पोल मिलाती हुई रेखाएं ये समय को निर्धारित करती हैं, ये विषय अलग है, लेकिन एक जनरल सा आइडिया मैं आपको यहाँ पर देने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी भी लोकेशन का अक्षांशीय विस्तार अगर आपने निकाला है तो वो उसका देशांतरीय विस्तार भी आपको जानना है कि कितने देशांतर से कितने देशांतर तक वह अवस्थिति पाई जा रही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर मैं इसके सबसे पश्चिमी छोर को छूते हुए एक लाइन खींच दूं और इसके सबसे पूर्वी छोर को छूते हुए एक लाइन खींच दूं, तो ये जो इसका एक्सटेंट होगा ये क्या कहलाएगा? इसका देशांतरीय विस्तार कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 77 डिग्री 3 मिनट ये जो है, ये जो अक्षांश है 77 डिग्री 3 मिनट, 77 डिग्री 3 मिनट का ये अक्षांश पश्चिमी अक्षांश है। यहाँ से ले कर के
यहाँ से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट, 84 डिग्री 39 मिनट तक का यह हमारा पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत हम इसकी वैल्यू को नोटिफाई करना चाहें तो हम कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इस चीज़ को मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ। यह अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब हम अगर इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसका देशांतरीय विस्तार क्या होगा? सबसे पश्चिमी लॉन्गिट्यूड को हम उठाएंगे तो ये हो गया 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 यानी 39 मिनट तक का ये जो विस्तार है, ये विस्तार हमारा क्या है? देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को बाखूबी आपने समझ लिया होगा। एक जनरल सा आइडिया आपको देता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको डिग्री और मिनट्स के बारे में एक इंट्रो दे दिया है। इसकी डिटेल चर्चा तो ज्योग्राफी का विषय है, लेकिन सामान्य आइडिया आपके पास बन चुका है कि डिग्री की जो सब यूनिट हम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 10.5, तो 10 क्या है? हमारा इंटीजर है और उसमें 0.5। अगर मान लीजिए 10.5 रुपया की हम बात करें तो यानी 10 रुपया 50 पैसा, तो रुपए की जो सब यूनिट है वो पैसे में चली जाएगी। उसी तरह से डिग्री के बाद जब 1 डिग्री की जो सब यूनिट्स हैं उनको हम लोग मिनट के तहत रख देते हैं। तो अब अगर अक्षांशीय विस्तार को भी देशांतरीय विस्तार को आप जब माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 7.09 यानी 7 डिग्री और 09 मिनट इसकी भी स्थिति आती है। यानी 7 डिग्री 6 मिनट ये आपका अक्षांशीय विस्तार का कुल अक्षांशीय विस्तार है, माइनस है, और 7 डिग्री 09 मिनट का आपका ये इसका देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो महत्वपूर्ण विषय आता है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल हमारा कितना है, इस चीज़ को भी जान लें। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्र 2,40,928। इसका अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये इसका पूरा क्षेत्रफल है। और ये वैल्यू एग्जैक्टली वनडे एग्ज़ाम में भी आता है और पीसीएस व आरओ की एआरओ की परीक्षा में भी बिल्कुल सीधे सीधे पूछता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको सीधे इस यूनिट को रट लेना है, 2,40,928। अब इस बात को आप समझ लें कि एक और लॉजिकल सवाल है जो थोड़ा सा बड़े स्तर पर है, लेकिन आप बात समझो पहले। हमारे उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्रफल है ये पूछ सकता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में यानी संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में ये कितना है। अगर ये बात आपसे पूछ ले तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यानी भारत का क्षेत्रफल के संबंध में के परिप्रेक्ष्य में हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितने प्रतिशत है, ऐसे सवाल कर सकता है। यानी जितनी लैंड हमारे भारत में है उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लैंड है। तो अगर इसका परसेंटेज आपसे पूछ ले तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 7.33%, यानी उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को भी ज़रा समझो। एक छोटा सा आइडिया लीजिए आप कि सामान्यतः तो इतना सब कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश भारत का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो अब ज़रा सा देखिए, थोड़ा समय का आपको आइडिया देता हूँ कि लगभग 16.5% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। मेरे प्यारे बच्चों, लगभग 16.5%, 16.51% यहाँ पर ये जनसंख्या निवास कर रही है। और इसका जो क्षेत्रफल है भारत के परिप्रेक्ष्य में वो कितना है, 7.33%। तो निश्चित रूप से
उत्तर प्रदेश की धरती पर जनसंख्या का दबाव अधिक है और कहीं भी मेंस राइटिंग या निबंध राइटिंग में ये चीज़ें देनी हो तो इन पॉइंट्स के माध्यम से हम अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश की धरती पर जनसंख्या दबाव अधिक है। ये चीज़ें हम यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं कि जहाँ पर उत्तर प्रदेश का भारत के संबंध में कुल क्षेत्रफल 7.33% है, वहीं पर भारत की संपूर्ण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की 16.51% जनसंख्या निवास करती है। अतः स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में जनसंख्या दबाव अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के साथ साथ जनसंख्या दबाव भी अधिक है। तो इस तरह से ये डेटा आपके प्री और कम मेंस इन दोनों में काम आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि शिवालिक का गिरिपादीय क्षेत्र पर इसका उत्तरी विस्तार है और विंध्यन क्रम की पठारी क्षेत्र पर इसका दक्षिणी विस्तार है। एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्षेत्र के आसपास ही यमुना नदी का विस्तार है जो आगे चल के संगम इलाहाबाद पर गंगा से मिल जाती हैं। ठीक है, तो यमुना नदी इसका पश्चिम व दक्षिण पश्चिम विस्तार है। पश्चिम व इसका दक्षिण पश्चिम विस्तार कौन है? यमुना नदी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। अगली बात आप देखें कि इसका जो पूर्वी विस्तार है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, गंडक नदी। तो इस चीज़ को पूछ सकता है, ये बिहार से इसकी सीमा बनाती है कि कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है। ये बिल्कुल ऐसे तो नहीं बहेगी, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है कुशीनगर, महाराजगंज से कुशीनगर होते हुए ये सीमा बनाती हुई गंडक नदी बिहार से सीमा निर्धारित करती है। तो हम ये चीज़ स्पष्ट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वो किस नदी से बॉर्डर निर्धारित होता है, सीमा निर्धारित होती है? तो गंडक। और पश्चिमी किससे होती है? यमुना नदी से। ये दो बातें आप याद रखिएगा, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को समझना है कि इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और पड़ोसी राज्यों के साथ साथ पड़ोसी ज़िले कौन कौन से हैं, किन किन ज़िलों से इसके पड़ोसी राज्यों की सीमा मिलती है। तो मैं इस चीज़ को अभी आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग उत्तर प्रदेश एवं उसके पड़ोसी राज्य की चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में तथा इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में मैंने आपको स्पष्ट किया। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और उसके पड़ोसी राज्य। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य ही हैं क्या केवल? इस बात को भी थोड़ा सा समझ लें। तो एक बात आप पहले जान लीजिए, इसके राज्यों से हम इसकी स्थिति को दिखाने से पहले ये दिखा दें कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात किसी देश से भी इसका बॉर्डर मिलता है और एक यूनियन टेरिटरी से भी अपना ये बॉर्डर बनाता है। यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, वह क्या है? दिल्ली है। तो दो बातें स्पष्ट हुई कि एक तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी उत्तर प्रदेश किसी एक देश से मिलता है, और दूसरा अपने ही देश के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक से ये अपना बनाता है। और उसके अलावा इसके चारों तरफ भारतीय राज्य हैं, इन राज्यों से भी अपनी सीमा बनाता है। तो एक जनरल सा आइडिया मैं आपको दे दूं बेटा कि 8 राज्य, कितने? 8 राज्य प्लस एक यूटी यानी एक केंद्र शासित राज्य यानी एक यूनियन टेरिटरी और एक देश से ये अपनी सीमा निर्धारित करता है। कौन? उत्तर प्रदेश। तो चलिए, एक यूटीज़ हमारी क्या है, पहले छोटा छोटा देख लेते हैं। एक यूटी हमारी क्या है? दिल्ली। जो एक हमारी यूटी है वो कौन सी है? दिल्ली। और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, ये सबको पता है। एक देश कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देश यहाँ से ये और ऊंचाई तक
बॉर्डर बनाता है, और वह देश एक देश कौन सा है, तो नेपाल। यानी नेपाल देश से उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है। नेपाल की सीमा इसके आगे बिहार तक जाती है, लेकिन हमें बिहार की चर्चा अभी नहीं करनी है क्योंकि हम लोग यूपी स्पेशल की बात करते हैं। उसके अलावा इसके 8 राज्य कौन है, एक पहले जनरल मोटी मोटा आइडिया आप बनाएं, फिर मैं 8 का डिटेल आपके सामने स्पष्ट करूंगा। आप कुछ नहीं करें, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएं, चाहे तो क्लॉकवाइज घूम जाएं, और चीज़ें मैं बिल्कुल स्पष्ट करूंगा। पहले इसके चारों तरफ यानी इसके पड़ोसी राज्यों की अवस्थिति क्या है वो स्पष्ट होनी चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर से स्टार्ट कीजिए। ये जो एक ट्रायंगुलर एरिया बना रहे हैं ना, ट्रायंगुलर एरिया, यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो पहले लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो उत्तराखंड को भी छोड़ दीजिए, लास्ट में ले लीजिएगा। अगर सुविधा चाहते हैं तो अभी आप उठा लीजिए, लेकिन मैं कहता हूं कि रुक जाए, नियम का पालन करें। इसके बाद इधर चले आइए। इधर जब आएंगे तो ये है हरियाणा, यानी इस जगह से लेकर के यहाँ तक का ये जो पूरा क्षेत्र है ये हरियाणा का है। किसका, हरियाणा हो गया। इसके बाद इसी के बीच में, चूँकि हमने एक यूटीज़ को देख लिया है, ये यूटी हमारी मिल रही है। अभी कौन कौन से स्टेट किन किन डिस्ट्रिक्ट से, किन किन ज़िलों से मिलता है, ये चीज़ें भी मैं स्पष्ट करूंगा, लेकिन अभी पहले केवल राज्यों की स्थिति को समझ लें। यहाँ से लेकर के ये जो क्षेत्र है, ये जो सीमा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश की, ये मिलती है किससे, राजस्थान से। किससे मिलती मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान से। इसके बाद यहाँ से लेकर के, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक, यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये मिलता है मध्य प्रदेश से। किससे मिलता है, किससे सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश से। अब देखो बच्चों, ये जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिला है। और ये ऐसा जिला है जो सर्वाधिक स्टेट से, यानी सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा निर्धारित करता है। ये डेटा मैं लिखवाऊंगा, अलग से लिखवाऊंगा, लेकिन यहीं पर आप समझ लें। तो यहाँ से यहाँ तक ये जिला हमारा यूपी वाला सोनभद्र है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये मुलाकात होती है किससे, सीमा बनाता है, ये है छत्तीसगढ़। कौन है, छत्तीसगढ़। और इसके बाद इस बिंदु से इस बिंदु तक का ये जो सीमा क्षेत्र है ये है किससे, झारखंड। किससे है, झारखंड से है। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सीमा क्षेत्र है वो किससे है प्यारे बच्चों, तो वो है बिहार से। वो किससे है, बिहार राज्य से है, सीमा निर्धारित है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको स्पष्ट किया कि ये क्षेत्र है, नेपाल का बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक है। तो ये चूँकि हमारा राज्य नहीं है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक का, ये सीमावर्ती क्षेत्र किसका है, उत्तराखंड को। अब जरा सा ध्यान रखो कि उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक नया स्टेट कब बना, ये भी प्रश्न है, ये मैंने स्टार्टिंग की क्लास में दिया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि सन 2000 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण हुआ, जिसमें 9 नवंबर 2000 सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो करके एक अलग प्रदेश बन गया, वरना ये पूरा हिस्सा उत्तर प्रदेश का ही था। तो अब जरा से इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप देखिए राज्य हमारे पास कुल कितने हैं, 8 राज्यों से सीमा निर्धारित होती है। यूटीज़ केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 1 है, कौन है, दिल्ली है। देश हमारा कौन सा है, नेपाल है। ये चीज़ें क्लियर हो गई, मेरा विश्वास है कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पड़ोसी राज्य हमारे उत्तर प्रदेश के किस जिला से अपनी सीमा निर्धारित करता है, ये भी चीज़ मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ आप जानिए कि नंबर 1, ये इतना एरिया किससे मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश से, ऐसा मैंने आपको बताया। तो हिमाचल प्रदेश से सीमा कौन सा जिला बना रहा है, तो प्यारे बच्चों ये जो जिला है ये है सहारनपुर।
इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो एक आप लिख सकते हैं सहारनपुर। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर सहारनपुर का महत्व आपके प्रश्नों के हिसाब से एक और बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है, या यूं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा पड़ोसी राज्य है जो सबसे छोटी सीमा निर्धारित करता है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। तो ये डेटा भी किसको मिला है, हिमाचल प्रदेश को। आप देख सकते हैं कि सहारनपुर के इस छोटे से हिस्से से ही ये अपनी सीमा निर्धारित कर रहा है। तो सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य यह कौन सा होगा, ये भी कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश। अब बच्चों नीचे आ जाइए, मैंने बताया है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो किसका है, हरियाणा का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हरियाणा के साथ क्या क्या मिलता है, तो एक तो आपका हरियाणा, यहाँ पर लिख लीजिए, हरियाणा के साथ जो राज्य है, पहली चीज़ तो सहारनपुर, ये सहारनपुर भी मिलेगा। दूसरा, इसके बाद ये जो जिला है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं शामली, शामली। सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, बागपत हो गया। गाज़ियाबाद दिल्ली से बनाता है, सीमा बनाता है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर अर्थात नोएडा ये क्या करता है, छोटी सी सीमा हरियाणा से भी शेयर करता है। तो ये हो जाएगा हमारा बागपत के बाद क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। तो इतने ज़िले हमारे हरियाणा से सीमा बनाते हैं। तो अगर देखें तो क्या, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, अलीगढ़ और मथुरा ये भी क्षेत्र, अलीगढ़ यहाँ पर बीच में अलीगढ़ है और ये मथुरा वाला क्षेत्र है। तो राजस्थान का आधा मथुरा राजस्थान से सीमा बनाता है और आधा इससे बनाता है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि अलीगढ़ से भी ये सीमा बनाएगा और मथुरा से भी सीमा बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो कुल 6 जिलों से हरियाणा सीमा बना रहा है। तीसरा नंबर अगर हम देखें किसका, कि राजस्थान का, तो राजस्थान किन जिलों से सीमा बनाता है, तो एक तो ये हो गया हमारा मथुरा, मथुरा का कुछ हिस्सा, और ये हो गया हमारा आगरा, ये आगरा, आगरा का ये हिस्सा राजस्थान में पेनिट्रेटेड भी है, घुसा हुआ है। तो इसका मतलब राजस्थान से सीमा कौन कौन बनाएंगे, मथुरा और आगरा। यानी कुल कितने हैं भाई, देखो कुल कितने हो गए, 2। अब उसके बाद चले आइए, इस जगह से इस जगह तक का जो एरिया है वो कौन निर्धारित, ये कौन सा हमारा पड़ोसी राज्य है। तो मैंने आपको बच्चों बताया है कि वो पड़ोसी राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश से कितने ज़िले हैं जो अपनी सीमा निर्धारित कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में से सीमा निर्धारित करने वाले जो हमारे होंगे वो कौन कौन से होंगे, मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझ लें। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से सबसे पहली चीज़ हो गया आपका आगरा, आगरा हो गया। आगरा के बाद हो गया इटावा, जालौन, झांसी, इटावा, जालौन, झांसी, इटावा, जालौन, झांसी। देखिए ये इटावा हो गया, इसके बाद ये जालौन हो गया, इसके बाद ये झांसी। ये जो हिस्सा घुसा हुआ है इसका कुछ हिस्सा मिला करके झांसी बनाता है। इसके बाद ये है ललितपुर, जो नीचे लटका हुआ हिस्सा है ये है ललितपुर, ये पूरा हिस्सा। तो झांसी के बाद क्या हो गया, ललितपुर। ललितपुर का नाम अभी भौगोलिक
भौगोलिक संसाधनों के संबंध में अगर हम देखेंगे तो ललितपुर से कुछ यूरेनियम की प्राप्त होती है, वो चीज़ें मैं आपको स्पष्ट करूंगा आगे की क्लासेस में। झांसी हो गया, ललितपुर हो गया। झांसी ललितपुर के बाद महोबा, बांदा, चित्रकूट। महोबा, बांदा, महोबा, बांदा, चित्रकूट, और उसके बाद फिर क्या होगा, इलाहाबाद। महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, उसके बाद मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। उसके बाद क्या होगा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। सोनभद्र। अब जरा से इसको काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 जिलों से सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझ लो कि जहाँ पर प्रश्न उठ रहा था कि सबसे छोटी, उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन था, हिमाचल प्रदेश, वहीं पर ये प्रश्न जब उठेगा कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन है, तो वो कौन है, मध्य प्रदेश। ये डेटा भी आपका क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद फिर जो अगला आएगा, 5वां नंबर हम यहाँ पर कर लेते हैं, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से सीमा कौन बना रहा है, केवल एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र। उसके बाद हम फिर से देखें कि झारखंड, झारखंड से सीमा कौन बना रहा है, झारखंड से भी एक ही जिला है, अर्थात सोनभद्र केवल बना रहा है। उसके बाद हम देखेंगे, मैंने आपको बताया कि झारखंड के बाद यहाँ से यहाँ तक बिहार सीमा बनाता है, बिहार। तो बिहार, पहली चीज़ तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि सोनभद्र का कुछ एरिया बिहार में आ जाएगा। सोनभद्र के बाद फिर चंदौली का एरिया होगा, चंदौली के बाद फिर गाजीपुर, फिर बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। इतने प्रदेश यहाँ पर, मैं थोड़ा सा ऊपर रब कर देता हूँ तो बिहार की स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दूँ। ये चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। यानी बिहार। अब देखिए, बिहार से जो सीमा निर्धारित होती है वो किन की है, यहाँ पर देख ले। सोनभद्र पहला तो हो गया, सोनभद्र, और दूसरा क्या हो गया, चंदौली। सोनभद्र हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर, बलिया, गाजीपुर और बलिया। गाजीपुर, बलिया के बाद देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। देवरिया, कुशीनगर, कुशीनगर व महाराजगंज। तो अब जरा सा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितने हैं, कुल 7 जिलों से बिहार सीमा निर्धारित करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से बिहार की सीमा मिलती है। अब उसके बाद हम लोग उत्तराखंड की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक नेपाल है, नेपाल की भी चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि अभी मामला राज्यों का है इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में हमें उत्तराखंड मिल रहा है। इसलिए उत्तराखंड से सीमा निर्धारित करने वाले उत्तर प्रदेश के राज्य कौन कौन से हैं, इनकी भी एक मैं चर्चा कर देता हूँ आपके सामने। तो उत्तराखंड के साथ कौन कौन सीमा बनाएंगे, तो पहली बात तो दिमाग में आप अपने रखिए कि सबसे पहले आपका क्या है, सहारनपुर। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर पीलीभीत है, लेकिन आप इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सहारनपुर के बाद पड़ेगा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद पड़ेगा बिजनौर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, मुरादाबाद,
रामपुर, उसके बाद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, उसके बाद पीलीभीत। तो सबसे लास्ट वाला जो आता है वो कौन सा है? पीलीभीत। पीलीभीत, जरा इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप देखिए कितना आसान है। 7 राज्यों 7 जिलों से बिहार की सीमा निर्धारित हो रही है और 7 जिलों से उत्तराखंड की हो रही है। और जरा सा देखिए, एक जिले से हिमाचल प्रदेश की हो रही है, 6 जिलों से हरियाणा की हो रही है, 2 जिलों से राजस्थान की हो रही है और 11 जिलों से सीमा निर्धारित किसकी हो रही है? मध्य प्रदेश की। इस तरह से इतने राज्य हमारे मतलब राज्य और उनसे जो ज़िले हैं उनकी चर्चा मैंने आपके सामने की। लेकिन अब इसी लगे हाथ में आपके सामने ये उत्तराखंड से इतने ज़िले हमारे सीमा अपने बनाते हैं। अब इसके बाद शेष क्या है? नेपाल से, नेपाल एक राष्ट्र है, तो मैंने स्टेट्स के बारे में बता दिया। अब नेपाल से कितनी सीमा बनती हैं, वो एक देश है, अर्थात एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने वाले हमारे कितने ज़िले हैं, उनकी चर्चा मैं फिर से करूँगा। थैंक यू वेरी मच।